हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ जो टीजीटी, पीईटी, डीएसएसबी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं आर्ट से संबंधित, उसमें से बहुत सारी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। उस दृष्टि से ये सारी शब्दावलियाँ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक उस पर विचार कीजिएगा कि मैं क्या आप लोगों को बता रही हूँ। और आप लोग पेपर भी अगर सॉल्व करेंगे उसमें भी बहुत सारे शब्द मिल भी सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बंधक। आप लोग नाम भी सुने होंगे, हो सकता है किसी पेपर में पूछा भी गया हो बंधक क्या होता है। तो बंधक का मतलब ही होता है बांधने वाला। बंधक का मतलब किससे होता है? बांधने वाले से होता है। आप साधारण भाषा में कह सकते हैं जो रंगों को बांधने का कार्य करता है उसे ही बंधक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ तैयार करना है, धरातल तैयार करना है, तो उसमें आप किसी पायस का यूज करेंगे तो वो क्या करता है? रंगों को बांध देता है। वो कभी जल्दी मिटता नहीं है। उसमें सैरिस भी हो सकता है, गोंद का भी यूज किया जाता है और इत्यादि सामग्रियों का यूज किया जाता है रंगों को बांधने के लिए। तो इसे ही बंधक कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बंधक वह है जो रंगों को बांधने का कार्य करता है, जो रंगों को बांधने का कार्य करता है। जैसे गोंद, शहद, सरिस। इसके द्वारा हम रंगों को बांध सकते हैं, इससे रंग बच सकता है। गोंद भी जब सूख जाता है तो वो टेम्पर हो जाता है। ऐसे ही तमाम तरह की शब्दावलियाँ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूछा जाता है कि एंटीक्रीन क्या है? एग्ज़ाम में आता है एंटीक्रीन। एंटीक्रीन का में कार्य कैसे किया जाता है? सबसे पहले धरातल पर रंगों को लगाया जाता है। धरातल पर रंगों को लगाकर फिर उसे खुरचा जाता है किसी माध्यम से उसको खुरच के फिर उस सतह पर हम जो है स्केचिंग का कार्य करते हैं, वही एंटीक्रीन कहलाता है। यह आप साधारण भाषा में कह सकते हैं, रंगों को खुरचकर रेखांकन का कार्य करना ही एंटीक्रीन कहलाता है। तो एंटीक्रीन का मतलब रंगों को खुरचकर जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंटीक्रीन। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, रंगों को खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को एंटीक्रीन कहते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्दावलियाँ हैं। क्राफ्ट, इसे इंस्टॉलेशन भी कहते हैं।
क्राफ्ट होता क्या चीज़ है? क्राफ्ट का मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें, अनावश्यक वस्तुएं अगर हैं, आप उससे किसी रूप को तैयार कर सकते हैं उस अनावश्यक वस्तु के द्वारा, वो क्राफ्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि भारत में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे रहे जो अनावश्यक चीज़ों से बहुत सारे क्राफ्ट को तैयार किए। जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, रॉक गार्डन के निर्माता कौन थे? रॉक गार्डन के निर्माता, तो रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद सैनी हैं। रॉक गार्डन था क्या? उन्होंने रॉक गार्डन को अनावश्यक वस्तुएं जो भी थी, पड़ी हुई थी, सबको इकट्ठा करके और उन्होंने रॉक गार्डन को सजाया था, वही क्राफ्ट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, घर में पड़ी अनावश्यक वस्तुओं का जब कलाकार किसी कलात्मक वस्तुओं का वस्तुओं को रूप देता है, उसे ही क्राफ्ट कहते हैं। जब कलाकार घर में पड़ी अनावश्यक वस्तुओं का किसी कलात्मक रूप देता है, उस वस्तुओं का कलात्मक रूप देता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे कलाकारों ने क्राफ्ट पर काम किया है, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि नलिनी मनली किससे संबंधित हैं? सुबोध गुप्ता किससे संबंधित हैं? नेक चंद सैनी किससे संबंधित हैं? तो ये सारे कलाकार इंस्टॉलेशन बनाए हैं। तो आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इंस्टॉलेशन कलाकार। नेक चंद सैनी, नलिनी मल्ली, सुबोध गुप्ता। इन सारे कलाकारों ने बहुत सारे इंस्टॉलेशन बनाए हैं। अब इसी तरह बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो आर्ट में यूज की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए ईजल, ईजल क्या होता है? पेपर में आया भी है, अगर आप लोग पेपर सॉल्व करते होंगे तो शायद आया भी होगा ईजल। ईजल कहते किसे हैं? ईजल का प्रयोग कहाँ होता है? तो कलाकार या चित्रकार कह सकते हैं। चित्रकार जब किसी कैनवास पर चित्र बनाता है तो वो कैनवास को जिस स्टैंड पर रख के चित्र बनाता है, उसी स्टैंड को ही ईजल कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, कलाकार कैनवास पर चित्रण करने के लिए
जिस स्टैंड का यूज करता है, जिस पर कैनवास को वो रखता है, जिस स्टैंड का प्रयोग करता है, उसे ही ईजल बोलते हैं। कलाकार कैनवास पर चित्रण करने के लिए जिस स्टैंड का प्रयोग करता है या कैनवास रखने के लिए जिस स्टैंड का प्रयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? ईजल बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पता नहीं रहता है तो आप गलत करके चले आते हैं। जो बच्चे BFA किए रहते हैं, BA किए रहते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से, वो इन सब का यूज किए रहते हैं, इसलिए उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन जो बच्चा प्रावैधिक किया रहता है, प्रावैधिक करके जो है आर्ट के लिए TGT में बैठता है, तो उसके लिए थोड़ा सा शब्दावलियों से परिचित होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो पहली बार परिचित होता है शब्दावलियों से, वो पहली बार नाम सुनता है, तो उसको पता नहीं रहता है अगर शब्दावलियाँ, तो एग्ज़ाम में वो गलत करके चला आता है। जैसे कि बहुत बार पूछा गया है, सन 2011 में भी पूछा गया, डिपर क्या होता है? डिपर किसे कहते हैं? डिपर का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो डिपर का मतलब एक पात्र से होता है। डिपर का मतलब पात्र, एक बर्तन कह सकते हैं, एक डिबिया कह सकते हैं, छोटा सा पात्र कह सकते हैं। डिपर का मतलब क्या है? पात्र से होता है। तो कलाकार जब ऑयल रखने के लिए, जब वो ऑयल चित्रण करता है, ऑयल कलर से जब चित्रों का निर्माण करता है, तो वो जो ऑयल रखता है जिस पात्र में, उसे ही डिपर बोला जाता है। लिखना चाहे तो लिख भी कर सकते हैं। ऑयल रखने का पात्र होता है। ऑयल का यूज कहाँ पे होता था? तैल रंग में। ऑयल का यूज, मान लीजिए लेंसिड ऑयल, लेंसिड ऑयल का यूज कहाँ पे होता था? तो लेंसिड ऑयल जो उसका यूज किया जाता था, तैल रंग को हल्का करने के लिए यूज किया जाता था। कलाकार जब किसी कृति का निर्माण करता है, तो जब वो जो है कलर का यूज करता है, जब वो रंगों को लगाता है, ऑयल कलर का यूज करता है, तो वो जो है अलसी के तेल, उसे ही अलसी का तेल भी कहा जाता है, लेंसिड ऑयल को। तो लेंसिड ऑयल को जो है कलर को हल्का करने के लिए यूज करता है। तो लेंसिड ऑयल किस में रखता है? पात्र में ही रखता है। तो उस पात्र को क्या बोला जाता है? डिपर बोला जाता है। और देखते हैं कौन सी शब्दावली पूछी जाती है। हाइगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि है क्या हाइगा? हाइगा एक कला है, जापान का एक कला है, जापान की एक टेक्निक है कार्य करने की, वहाँ की एक कला है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइगा कहाँ की कला है? तो हाइगा जापान की कला है। PGT में पूछा भी जा चुका है हाइगा। हाइगा कहाँ की कला है? हाइगा जापान की कला है। एक और शब्दावली है एम्फोरा पाटरी। एम्फोरा पाटरी क्या है? एम्फोरा पाटरी का यूज कहाँ पे किया गया है? किस देश में इसको बनाया जाता था? तो एम्फोरा पाटरी जो है ये ग्रीक की कला है।
कहाँ की कला है? ग्रीक की कला है। ग्रीक की कला है, लेकिन आप लोग ये सोचिए ये है क्या एम्फोरा पाटरी? गौर कीजिए, एम्फोरा पाटरी है क्या? ग्रीक में जो है बड़े बड़े बर्तनों पे, मिट्टी के बर्तनों पे जो चित्रकारी की जाती थी, बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे, उसे ही एम्फोरा कहा जाता है। पाटरी का मतलब ही बर्तन से होता है, मिट्टी के बर्तन से। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ग्रीक में बड़े बड़े बर्तनों पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती थी उसे ही एम्फोरा पाटरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैनकाइंड, हो सकता है कुछ लोग इस शब्द से परिचित हों, अगर जो नहीं परिचित हैं वो ध्यान देंगे। मैनकाइंड का मतलब होता है जब चित्रकार किसी पोर्ट्रेट का निर्माण करता है, किसी व्यक्ति के चित्र का निर्माण करता है, तो सबसे पहले क्या करता है? एक नमूना तैयार करता है। वो उसी नमूने के आधार पर ही उस पोर्ट्रेट को बनाता है। आप लोग देखे होंगे, कुछ ऐसे कलाकारों को भी देखे होंगे, जब वो पोर्ट्रेट बनाता है किसी व्यक्ति का, तो वो सबसे पहले क्या करता है? ग्राफ बना लेता है। ग्राफ बनाने के बाद उसमें जो है उस पोर्ट्रेट को वो बनाता है। वो ग्राफ से वो अनुमान लगा लेता है और उस फोटो पर भी ग्राफ बना लेता है, जिस फोटो को देख के पोर्ट्रेट बनाना है। तो उससे ये पता चलता है कि किस खाने में जो है उसकी नाक है, कहाँ पे उसकी आँख है, ताकि जो है वो हूबहू बन सके। तो मैनकाइंड का मतलब ही है मानव देह का नमूना। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। चित्रकार की सहायता के लिए मानव देह का नमूना मैनकाइंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं मोजाइक, मणिकुट्टम, पित्रादिउरा की बात करते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मणिकुट्टम होता क्या है, ऑब्लिक पित्रादिउरा, ऑब्लिक मोजाइक। सब सारी शब्दावलियाँ एक ही हैं, सबका निष्कर्ष एक है। मणिकुट्टम क्या है, पित्रादिउरा क्या है, मोजाइक क्या है।
मणिकुट्टम का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया गया? सबसे पहले पित्रादिउरा का प्रयोग कहाँ किया गया? पित्रादिउरा है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या मणिकुट्टम। स्थापत्य कला में मोज़ेक जो है एक सजाने की विधि है। लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। स्थापत्य कला में मोज़ाइक भी बोला जाता है इसे। मोज़ाइक एक सजाने की विधि है। विधि तो है लेकिन इसको सजाया कैसे जाता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। विधि तो है लेकिन सजाया कैसे जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे एतमादुद्दौला का मकबरा। ये जो है भारत का ऐसा मकबरा है जिसमें सर्वप्रथम पित्रादिउरा का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या प्रयोग किया गया है? रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, बहुमूल्य पत्थर आदि को उसमें जमाया गया है, जमावट किया गया है। फर्श पर भी कह सकते हैं, दीवार पर भी कह सकते हैं, वो कहीं भी आप जमा सकते हैं। कभी कभी आप लोग घरों में देखते होंगे जो फर्श बनता है उसमें बहुत सारे जो है कांच के छोटे छोटे टुकड़े डलवाए जाते हैं। किस लिए? वो भी एक मोज़ेक या मणिकुट्टम है। तो मणिकुट्टम का प्रयोग बाइजेंटाइन कला में किया जाता था। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि मणिकुट्टम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए स्त्रियाँ जो कंगन पहनती हैं, उस कंगन में भी जो मोतियाँ जमाई जाती हैं, मोतियों का जो जमावट होता है वो भी मणिकुट्टम के ही अंतर्गत आता है। क्योंकि बहुत सारी मोतियाँ उसमें डाली जाती हैं, रंगीन कांच के टुकड़े भी डाले जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर भी डाले जाते हैं उसको सजावट करने में। तो जैसे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए जितने भी रंगीन कांच के रंगीन बहुमूल्य पत्थर लगाए गए हैं और इसको क्या किया गया है? जमावट दिया गया है। ये पूरा जमाया गया है। बस ये उदाहरण के तौर पे मैं दिखाना चाह रही हूँ। ऐसे ही मणिकुट्टम का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही बहुमूल्य पत्थर का प्रयोग किया गया है पित्रादिउरा में सजाने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मणिकुट्टम होता क्या है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। इसमें रंगीन कांच, बहुमूल्य पत्थर, रंगीन पत्थर, बहुमूल्य धातुओं, को पत्थर पर जमाया जाता था। उदाहरण के लिए लिख भी सकते हैं। इसका अधिक प्रयोग बाइजेंटाइन कला में हुआ है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले भारत में सबसे पहले पित्रादिउरा का प्रयोग
कहाँ पर हुआ है, तो वो इत्मादुद्दौले के मकबरे में हुआ है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। भारत में पित्राद्युरा का सबसे पहले प्रयोग। इत्मादुद्दौले के मकबरे में हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इत्मादुद्दौला का मकबरा है कहाँ पे। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में है। फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है इसको बनवाया किसने था। इसको जो है बनवाई थी नूरजहाँ, जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ बनवाई थी। लेकिन जब ऑप्शन में अगर नूरजहाँ नहीं रहता है तो जहांगीर को ही माना जाता है। अगर कभी कभी आप लोग देखते होंगे, अगर पेपर भी सॉल्व किए हैं तो उसमें नूरजहाँ ऑप्शन में नहीं रहता है तो जहांगीर को माना जाता है। तो आप लोग दोनों लोगों को समझिए कि इत्मादुद्दौला के मकबरे को ये लोग बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं। पतीना, पतीना क्या होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पतीना का यूज कहाँ किया जाता है। पतीना किसे कहते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब चित्रकार किसी ऑयल पेंटिंग से किसी चित्र का निर्माण करता है कैनवास पर, या सेरामिक से किसी कलाकृति को बनाता है, या अन्य माध्यमों से जब वो किसी कलाकृति को तैयार करता है, तो कलर सूख जाने के बाद उसमें हम वार्निश लगाते हैं चित्रों में चमक आने के लिए। चित्रों में वही जो चमक आता है उसी को ही पतीना कहा जाता है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है वार्निश का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो वार्निश का अभी मैं बता ही चुकी, वार्निश का यूज कहाँ करते हैं। तो मैं आप लोगों की कलाकृति भी दिखाना चाह रही हूँ, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति है, इससे आपको दो चीज़ें समझ में आएगी। इस कलाकृति से आप लोगों को दो चीज़ समझ में आएगा। ये तो एक चीज़ ये समझ में आएगा, इंस्टॉलेशन क्राफ्ट भी समझ में आएगा, और एक चीज़ ये समझ में आएगा पतीना। इंस्टॉलेशन जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुकी, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ये जो बना है, ये जो वर्क किया गया है, इसको ये वर्क मैं ही बनाई हूँ, मेरे द्वारा बनाया गया वर्क है। तो इस वर्क में क्राफ्ट की बात, अनावश्यक चीज़ की बात हुई, तो मेरे पास जो है ये बोर्ड पड़ा था, ये लकड़ी का बोर्ड है, ये अनावश्यक पड़ा हुआ था। तो इस बोर्ड का मैं यूज कर दी, इससे एक रूप का निर्माण की नहीं, एक आकृति बनाई इस बोर्ड के माध्यम से। इस पे मैं सेरामिक से डिजाइन की, फिर कलर लगाई, ये इंस्टॉलेशन हो गया। और जो मैं कलर इसमें लगाई हूँ, ये कभी जो है आप लोग देख रहे हैं, इसको छूने से बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। ये बंधक का भी इसमें यूज किया गया है, इसमें जो है बंधक का यूज किया गया है।
अब आप लोग सोच रहे हैं कि बंधक का यूज इसमें कैसे किया गया है। ये जो मैं डिजाइन तैयार की हूँ सेरेमिक से, देखिए मैं मार रही हूँ, ये टूट नहीं रहा है, ये बंध गया है, ये सेरेमिक बच चुका है। क्यों बच चुका है? क्योंकि हमने इसमें बंधक का यूज किया है, हमने इसमें फेविकोल का यूज किया है। सेरेमिक में फेविकोल का भी यूज की हूँ और इस बोर्ड पर भी फेविकोल का यूज की हूँ। ये जो है बंधक के रूप में एक तैयार हो गया है, कलर को भी बांधा है और प्लस सेरेमिक को भी ये बांध रखा है। इसमें आपका बंधक भी है। और मैं इंस्टॉलेशन की भी बात बता रही, इसमें मैं मोरंग का भी यूज की हूँ। ये मैं किनारे किनारे डिजाइन बनाई हूँ, इसमें मैं मोरंग का यूज की हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मोरंग का यूज कैसे हुआ है। इसमें भी मैं बंधक का यूज हुआ है, इसमें भी फेविकोल का यूज हुआ है। ये भी तो क्राफ्ट के अंतर्गत है, इसे क्राफ्ट ही बोला जाएगा, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें हैं यूज की हूँ, जो घर में पड़ी हुई थी, फालतू पड़ी थी, कोई यूज नहीं था। और पतना की मैं बात कर रही थी, इसमें मैं वार्निश का यूज की हूँ, इसीलिए अभी तक ये चमक रहा है। ये हमेशा चमकता रहता है, इसमें कोई कलर बिल्कुल धूमिल नहीं होता है। इसको आप साफ़ कर दीजिए पानी लगा के, ये कलर मिटेगा नहीं, कुछ इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये टूटता नहीं है। कि जैसे टूटता क्यों नहीं, बंधक का यूज हुआ है, टेम्परा का यूज हुआ है, टेम्परा भी तो कह सकते हैं ना इस, क्योंकि पायस का यूज हुआ है और ये टेम्पर हो गया है, ये टूट नहीं रहा है। टेम्परा का मतलब क्या होता है? जो जल के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए, उसे ही तो टेम्परा कहते हैं। ये जल के साथ सेरेमिक को गूंथा गया है ना आटे की तरह, और इसमें फेविकोल मिला के, तो जल के साथ घुलनशील हुआ, फिर अब सूख गया है, टेम्पर भी हो गया है। इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, टेम्पर भी हो गया है। अब मैं पतना की बात कर रही थी, देखिए इसमें जो पतना का यूज हुआ है इसलिए ये चमक रहा है। ये पूरा देखिए आप लोग, शाइनिंग इस पे पड़ रही है, शाइनिंग इसमें है, क्योंकि इसमें पतना का यूज हुआ है, इसमें वार्निश का यूज किया गया है। और जो वार्निश का यूज किया गया है, जो चमक इसमें दिखाई दे रहा है, वही पतना है। लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, वार्निश या चमकदार तेल से चमकदार तेल के प्रयोग से कलाकृति में जब चमक आ जाती है, उसे ही पतना कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पतना, और वार्निश भी आप लोगों को पता चल गया है पतना के माध्यम से ही, टेम्परा भी पता चल गया, बंधक भी पता चल गया एक चित्र से ही। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं उदाहरण देके आप लोगों को समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, आपके समझ में भी आ जाएगा। चीज़ें देखकर ज़्यादा समझ में आती हैं, इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों को दिखा दें, थोड़ा सा वर्क दिखाने से हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। ये मेरा पार्ट 2 है, कला से संबंधित तथ्य के बारे में। इसके बाद पार्ट 3 आएगा। जितना भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, वो सब मैं आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके देती रहूँगी। और आप लोग जो है हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अपने जो भी आपके मित्र हैं उनके पास भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके, आपके माध्यम से उनको भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। और आप लोग लाइक भी करिए,
जिससे भी मेरा भी उत्साहवर्धन रहे, मेरे भी अंदर उत्साह आए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।